तो आप लोग फंक्शन चैप्टर एक पढ़े होगे एंड फंक्शन जो है आप 11th में पढ़े होगे और 12th में पढ़े होगे। तो जब फंक्शन पढ़े होगे तो कि इस तरह का रहा होगा, है ना, ऐसा साइन। और ये बहुत परेशान करता होगा जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते होगे। तो ये क्वेश्चन ये जहाँ भी आ जाता होगा आपके क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड कर देता है। जैसे इसमें आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते होगे और पूछ देता होगा इसको डोमेन निकालो या रेंज निकालो, और आपको ये आ गया, इस तरह का साइन आ जाता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप जब यहाँ पर इस चीज़ों को यहाँ पर जो देख रहे हो, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। बेसिकली ये जो साइन होता है ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है। और ये जहाँ भी आएगा, जिस भी टॉपिक में आएगा, आपको यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। क्लास 12th में तो कई जगह आता है एंड क्लास 11th में फंक्शन में आप जब डोमेन रेंज फाइंड करते हो तो ये आपको आ जाता है। तो हमको यहाँ पर आप लोगों को ये समझना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ये स्पेशल फंक्शन है जो आप डोमेन रेंज में पढ़ते हो। और इसको अगर ठीक से आप यूज़ करना सीख गए, इसके बारे में ठीक से समझ गए, तो आपको कहीं पर भी अगर कैलकुलस के अंदर यूज़ होता है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे, ये आपको परेशान करता रहेगा। जैसे आप कंटिन्यूटी पढ़ते हो या लिमिट भी पढ़ते हो, तो लिमिट में भी देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा तो क्वेश्चन जो है आपके थोड़े बहुत मतलब अलग तरह से बनेगा, जिसमें आपको अलग तरह से सोचना होगा। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैलकुलस के लिए स्पेशली, कि आपको इसको समझना पड़ेगा किस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस को। तो देखिए, अब यहाँ पर होता क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है फंक्शंस का स्पेशल फंक्शंस के अंदर आता है। इसके साथ-साथ एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी आता है। तो वो तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में एंड देन आपको हम बताएँगे कि इसका यूज़ कैसे होता है, किस क्वेश्चंस में कैसे आपको इसको ऑपरेट करना चाहिए। हम आपको क्वेश्चन करके भी दिखाएँगे। लेकिन पहले आप इसके बारे में समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, ये है क्या और किस तरह से इसको हमें ऑपरेट करना है। इसके प्रॉपर्टीज़ क्या-क्या हैं? क्योंकि इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ना आपको ठीक से समझना पड़ेगा। एक बार जब समझ जाओगे प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो क्वेश्चंस बनाना ईज़ी हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर जो है, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हो तो इसे एक बेसिक को पहले समझो कि ये नंबर जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्यों पढ़ते हैं। तो बहुत बेसिक बात है। जैसे कि आप देखो, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर लेते हो आप, लेट अस अज्यूम 2.6 लिखा हुआ है, तो 2.6 के अंदर क्या है कि इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। जैसे 2.6 को अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो 2 प्लस ऑफ 0.6, ऐसा लिखा जा सकता है। 2.6 को लिख सकते हैं 2 प्लस ऑफ 0.6। अब यहाँ पर देखो 2 प्लस ऑफ 0.6 में 2 क्या है, इंटीजर्स। 2 जो है वो हो गया इंटीजर्स और 0.6 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। यानी 2 जो है ये इंटीजर्स हो गए और आपको अगर 0.6 देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। अब यहाँ पर है क्या कि देखिए, जब आप ये इंटीजर्स और फ्रैक्शन ब्रेक करते हो बेसिकली, तो इंटीजर्स को जो रीड करता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जो फ्रैक्शन को रीड करता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। तो किसी भी नंबर को जब आप दो पार्ट में लिखेंगे तो ये आप कभी ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर दो पार्ट तो होगा ही होगा। एक होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। अब यहाँ पर कोई भी नंबर है, जैसे आपको बोला गया 3.4, तो 3.4 का 3.46, इसको क्या लिखोगे आप, 3 प्लस 0.46। तो 3 जो हो गया ये क्या हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस दोनों को हम लोग यहाँ पर सेपरेटली पढ़ते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अलग होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अलग होता है। अब यहाँ से क्या समझे कि इसका मतलब हर एक नंबर के अंदर ये दोनों अवेलेबल होगा ही होगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर x मान लो कोई नंबर है, x कोई नंबर है, तो अगर हम इसके अंदर लिखें तो ये हमेशा किस किस पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा इंटीजर्स में और एक क्या होगा फ्रैक्शनल में। इंटीजर और फ्रैक्शन दो पार्ट में ब्रेक होगा हर एक नंबर। तो मतलब x कोई नंबर है तो अगर उसको ब्रेक करोगे तो इंटीजर और फ्रैक्शन ब्रेक होगा। तो इसका मतलब इसको आप लिख दोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। जब इंटीजर्स को जो रीड करता है उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, और फ्रैक्शनल पार्ट को जो रीड करता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शंस। तो इस तरह से दो तरह के फंक्शन हो जाते हैं। तो x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये रिलेशंस को, क्योंकि इस रिलेशन से काफी यूज होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो यहाँ पर जो हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो ये फॉर्मेट हो जाता है। अब इसमें हम लोग को जो देखना है वो है देखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आपको किस तरह से ऑपरेट करना है। तो जैसे कि हमको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इंटीजर्स को रीड करता है। बहुत सिंपल है, ये सिर्फ इंटीजर्स को रीड करता है। मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, इसमें अगर आप x के जगह पर सपोज 4.8 पुट करते हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.8 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 4 देगा, क्योंकि इसको किससे मतलब है, इंटीजर से। तो 4.8 में देखोगे तो इंटीजर्स कितना है, 4 है, तो ये आंसर 4 देगा। मतलब फ्रैक्शन पार्ट को रीड नहीं करेगा। जैसे अगर आप लिखते हो x के जगह 5.67, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.67 जो होगा ये आपको क्या दे देगा, 5 ही देगा। 5.67 रहेगा तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। इनफैक्ट 5.67 तो छोड़ो, अगर आपको यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ
5.9999 भी लिखोगे ना तब भी ये क्या देगा आपको 5 ही देगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स को रीड करता है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा। तो ये बात एकदम सिंपल है जो ध्यान रखना है। देखिए इस टॉपिक को जितना ज़्यादा आप नंबर से समझेंगे उतना बेटर है, वो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अदरवाइज ये टॉपिक आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो जब भी आपको दिक्कत हो सीधा नंबर पुट करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हो 4.8 पुट करोगे 4 मिलेगा, 5.67 पुट करोगे 5 मिलेगा। यानी कोई भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, सिर्फ इंटीजर को रीड करता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर जैसे कि अब ऐसा तो नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। जैसे आपने यहाँ पर क्या कर रहे हो कि मतलब पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो 4.2, तो ये हो गया 4, आपको आंसर मिल जा रहा है ना। क्यों ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि आपको बताएं कि 4.2 में आप यहाँ पर लिख सकते हो 4 प्लस ऑफ 0.2 और इसका इंटीग्रल पार्ट 4 है इसलिए आंसर 4 हो गया। लेकिन यही वैल्यू आप नेगेटिव में आप पुट करते हो। जैसे अगर आप मान लो यहाँ पुट करते हो माइनस ऑफ 4.2, माइनस ऑफ 4.2 लिखते हो तो इसका आंसर अगर आपने -4 बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। माइनस ऑफ 4.2 का वैल्यू -4 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप इसी तरह से ब्रेक करने की कोशिश करो कि -4.2 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो किस तरह से हमें ब्रेक करना चाहिए। इन जनरल अब सोचो -4.2 को आपने लिख दिया -4 -0.2, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये नेगेटिव आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो आप देखे थे अभी, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है बेसिकली, जो हम आगे पढ़ाएंगे भी आपको, ये 0 से 1 के बीच में होता है। 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये वैल्यू क्या आ गया आपका, नेगेटिव। तो यानी करेक्ट वे नहीं है लिखने का, तो इसको हमें करेक्ट वे लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, यानी माइनस ऑफ 4.2 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 0.8। ये करेक्ट वे है लिखने का, -5 प्लस ऑफ 0.8। अब इससे क्या होगा कि आप ये वैल्यू देखो -5 प्लस 0.8 में ये वैल्यू फिर से आप सॉल्व करेंगे तो -4.2 ही आएगा। लेकिन अब फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब अब ये करेक्ट वे लिखने का, इसका मतलब हमें ये नहीं लिखना चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए। और इसके अंदर देखिए आप इंटीजर्स कितना है, -5 है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.2 का वैल्यू जो होगा वो -5 होगा। क्या हो जाएगा, -5। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको नेगेटिव में पूछा गया तो उसमें जो इंटीजर्स लिखा हुआ है वो उसका आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो आप आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको पूछा गया माइनस ऑफ 6.43, पूछा गया क्या होगा, तो देखिए आप यहाँ पर इसके आंसर जब करोगे तब इसके आंसर्स को ऐसे लिखना, माइनस ऑफ 6, जो 6 दिख रहा है आपको वो 6 -6 -1 कर देना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -7, है ना, सिंपल है। जैसे अगर आपसे पूछा गया माइनस ऑफ 2.57, ठीक है, आपसे पूछा है क्या होगा इसका वैल्यू, तो आप इसका आंसर जब करेंगे तो यहाँ पर -2 -1 करना, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका -3। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सॉल्व करना है नेगेटिव में। लेकिन पॉजिटिव में क्या होगा, जो इंटीग्रल वैल्यू है वो एक्जैक्टली वही हो जाएगा आंसर। अब इसका रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जब आप पॉजिटिव वैल्यू को ब्रेक करते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यू को ब्रेक करोगे इंटीजर्स और फ्रैक्शन के पार्ट में, तो आपका यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि आपको इस तरह से लिखना चाहिए। और यहाँ पर जब आप इस तरह से लिखेंगे तो इंटीग्रल वैल्यू कितना हो गया, -5, यानी -4.2 था, इसमें इंटीग्रल कितना आ गया, -5। मतलब आप -4.2 सॉल्व कर रहे हो, आंसर कितना आ रहा है, -5। इसीलिए आप यहाँ पर इस तरह सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के और तरीके हैं जो आपको प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो प्रॉपर्टीज के थ्रू भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉपर्टीज में जाना नहीं है, आपको सिंपल तरीके से सोचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा नहीं एग्जाम के अंदर। तो बेसिक तरीके से आप क्या करो, सीधे सीधे ध्यान रखो कि अगर आपसे कुछ पूछा गया माइनस में तो -1 एक एक्स्ट्रा कर देना आप। जैसे -2.57 पूछा गया तो -2 -1 कर देना तो -3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि नंबर के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि अगर हमें किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालना है तो पॉजिटिव केस में क्या निकालना चाहिए, नेगेटिव केस में क्या निकालना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको कुछ इंटीजर वैल्यू के लिए भी दिखा देते हैं। ये तो हो गया कि भाई नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। अगर इंटीग्रल वैल्यू है तो फिर क्या होना चाहिए, जैसे आपको दे दिया गया 4, तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वैसे भी इंटीजर रीड करता है, तो कुछ नहीं होगा चेंज, एज इट इज रह जाएगा 4। अगर आप माइनस में भी रखते हो तो इंटीजर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका -4 है तो -4 ही होगा, ठीक है। यानी इंटीजर जब पुट करोगे तो एक्जैक्टली वही मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर ही रीड करता है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आपको दे दिया गया जैसे -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, -5 ही होंगे, ठीक है। तो इंटीजर में एज इट इज हो जाएगा। जब आपका नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगा तो पॉजिटिव में जो इंटीजर वैल्यू है वही मिलेगा आपको, लेकिन नेगेटिव में आपको क्या करना है, -1 एक्स्ट्रा कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिक बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हो गया कि आप नंबर के थ्रू समझ गए कि हाँ ये सब है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि थोड़े से और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो वैल्यू है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये जनरली लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये लाई करता है आपका i से i+1 तक, i से i+1, ठीक है। मतलब i मतलब इंटीग्रल है, यहाँ पर n भी लिख सकते हो, n या n+1। i मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स प्लस 1। अब देखिए इसमें होता क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो पहले ऐसे समझो कि आपने यहाँ पर 1 लिया तो इधर क्या होगा 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर करेगा क्या, 1 से 2 के बीच में, यानी 1 से शुरू करोगे आप, 1.99 तक भी जाते हो तो ये वैल्यू क्या देगा आपको, 1 ही देगा। ये बात ध्यान रखना है। मतलब कि अगर हम लोग 1 पुट किए, 1.1 पुट किए, एग्जैक्टली 1 पुट कर दिए तो भी वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। लेकिन आपने यहाँ पर 1.999 भी करेंगे ना तो वैल्यू 1 ही देगा ये। इसीलिए 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू क्या देगा आपको, 1 देगा। जैसे 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में ये वैल्यू क्या देगा आपको, 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या देगा, 2 देगा। मतलब क्या समझे कि अगर आप x के वैल्यू को 1 से 2 में रखते हैं, 1 से 2 में रखते हैं तो ये वैल्यू क्या देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपको हमेशा 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप x का वैल्यू 2 से 3 लेते हो, 2 से 3, तो आपको ये वैल्यू क्या देगा, आपको 2 देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप x का वैल्यू 3 से 4 लेते हो तो x का वैल्यू 3 से 4 लोगे तो ये वैल्यू आपको क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 3 मिलेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हो। और नहीं तो आप इस तरह से ध्यान रखो, यहाँ पर जैसे 2 से 3 है तो 2 की तरफ जाएगा, 3 से 4 में जाओगे तो ये आपको 3 की तरफ जाएगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो बहुत इजीली, या तो नंबर पुट करके देख लो या तो फिर इस तरह से चेक कर लो, मतलब कोई भी तरीके लगा सकते हैं आप। सबसे आसान होता है नंबर पुट करो एंड पता चल जाता है। अब इसमें है कि नेगेटिव वैल्यू आए तो क्या करेंगे आप, तो नेगेटिव के लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना आपको। देखिए नेगेटिव भी आ गया आपका, अगर मान लो यहाँ पर आ गया जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में क्या लिखते हो आप, जैसे यहाँ पर नेगेटिव कोई नंबर है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि जब भी कोई नंबर लिखना होता है तो बेसिकली जैसे -1 है, अगर आप -1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि i से i+1 है। तो अगर इंटीजर्स -1 लेंगे तो -1 + 1 क्या होगा, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 की तरफ जाएगा हमेशा, किसके तरफ जाएगा, इधर वाले पार्ट की तरफ। जैसे अब यहाँ पर ले लिया आपने -2 से -1, -2 से -1 ले लिया, तो -2 से -1 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 की तरफ। अब यहाँ पर जैसे -3 से -2 लिया आपने तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू किधर जाएगा, -3 की तरफ। अब इस चीज को आप ऐसे समझो कि जैसे देखो माइनस हम आपको यहाँ पुट करते हैं, लेट अस अज्यूम हम यहाँ पुट करते हैं -2 से -1 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिख लिए सपोज -1.67, ठीक है। तो -1.67 आपसे पूछा गया इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए -1.67 है तो -1.67 को अभी आपको बोले थे इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना है, -1, तो -1 लिखो, एक -1 और करना है आपको तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं -3.52, -3.52, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको -3 है तो -3 लिखो, -1, आंसर क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सब में उलझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करो, कोई वैल्यू जो आपसे पूछा जाए अब वहाँ पुट करो और देखो क्या होगा, ठीक है। ये सब जो है बस ठीक है बताने के लिए कि हाँ एक्स को कैसे लिखना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है कि मेन हमारा वैल्यू आना जरूरी है कि हाँ भाई हमारा आंसर क्या होगा। तो उसके लिए आप कोई भी नंबर पुट करो, इसमें नंबर की तरफ ज़्यादा जाओगे तो आपका आसान रहेगा, जितना ज़्यादा फंक्शन में जाओगे उतना ज़्यादा परेशान कर देगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखें और आपसे बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेसिक बात होता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स की वैल्यू निकलते कैसे हैं, कि हाँ इस तरह से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल सकते हो, इंटीजर्स के लिए, नॉन इंटीजर्स के लिए, यानी नॉन इंटीजर में पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। तो ये 3 बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या समझे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है कि आपको इंटीजर वैल्यू मिलता है। ये बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आप कुछ भी पुट करो ये आपको इंटीजर्स दे रहा है। तो मतलब अभी तक जो आप समझे वो क्या है कि अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो पहली बात हम आपको बताएं जो आपको ध्यान रखना था वो ये है कि जैसे 2.46 अगर पुट करते हैं तो ये 2 देता है, जो पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपको सोचना ही नहीं है, आपका इंटीजर दे दिया। इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। अगर इसी में -2.46 आ गया तो क्या आपके आंसर -2 -1 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको बताएं यहाँ पर कि अगर पॉजिटिव में मान लो 2 है लिखा हुआ तो 2 ही होगा, नेगेटिव में भी अगर सिर्फ इंटीजर्स है तो -2 ही होगा। तो ये 4 बात जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखना बहुत आसान है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग कि चलो ठीक है, ये तो हो गया इंटीजर्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर वैल्यू को लिखना कैसे है और किस तरह से वैल्यू मिलता है हमें। अब जो यहाँ पर हम लोग चलते हैं वो ये है कि इसके प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज में किस तरह से आपको ऑपरेट करना है। तो देखिए, हम आपको जो भी प्रॉपर्टीज बताएंगे वैल्यू को थोड़ी चेक करके आप देख सकते हो कि वैल्यू प्रॉपर्टीज किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। मतलब किसी भी चीज को इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप एज्यूम मत कर लेना। एज्यूम करोगे कि ऐसा होता है तो फिर आप कहीं भी ट्रैप हो जाओगे और ये क्वेश्चन आपको, इसके क्वेश्चन हार्ड लगेगा ही लगेगा। लेकिन आप बस समझ गए कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझना। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्रॉपर्टीज और समझते हैं कि प्रॉपर्टीज किस तरह से आपको ऑपरेट करना है। तो पहला प्रॉपर्टीज का यही है कि देखिए, प्रॉपर्टीज जब आप देखते हो तो प्रॉपर्टीज में आपको क्या ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो आपको अभी बताए थे हम कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है हमेशा लाई करता है किसके बीच में, आई से i+1 के बीच में, आई से i+1 के बीच में। मतलब अगर आप 1 से 2 अगर रखोगे तो इसका वैल्यू 1 मिलेगा, जो अभी आपको बताया हम, है ना। तो ये आप पहला प्रॉपर्टी जो है सीधे सीधे आप ध्यान रख सकते हो, बहुत आसान है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होते हैं इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका, इक्वल एंड लेस देन एक्स होगा, इक्वल एंड लेस देन एक्स होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा इक्वल लेस देन एक्स होता है, ये बात याद रखना बहुत आसान है। अब इसके लिए इसको रटना नहीं, सिंपली समझ लो, ठीक है, क्योंकि 2 सेकंड लगेगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो x का वैल्यू हम ले लिए 3.6, ठीक है, आप पुट करके देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.6, ठीक है, और ये हो गया आपका 3.6। 3.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा आपको, 3 देगा। तो देखो 3 इक्वल कर लेते हैं 3.6। अब देखो यहाँ पर 3 और 3.6 में कौन ग्रेटर है, 3.6 ग्रेटर है, मतलब करेक्ट है ये बात, ठीक है। आप नेगेटिव भी चेक कर सकते हो, जैसे x के वैल्यू हम लिख दिया -3.6, -3.6 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.6 ये हो जाएगा आपका -3.6। ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.6 का वैल्यू अभी आपको बताए थे, इसका वैल्यू कितना होगा -4 और ये हो गया -3.6। आप सोचो -3.6 -4 में कौन ग्रेटर होता है, -3.6 ग्रेटर होता है, तो मतलब ये भी करेक्ट है। इसी तरह से आप इंटीजर्स के लिए भी देख सकते हो, इंटीजर्स में दोनों सेम हो जाएगा। जैसे अगर आपने x का वैल्यू मान लो 2 ले लिया, ठीक है, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप इंटीजर नहीं लेते हो तो हमेशा लेस रहेगा बेसिकली। मतलब आप यहाँ पर इक्वलिटी चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि ये इक्वल होगा नहीं नॉन इंटीजर्स के लिए, आप इक्वलिटी को हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है, आप सीधे लेस लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो नॉन इंटीजर वैल्यू रहेगा तो ऑलवेज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, लेस देन x होता है। तो इक्वल कब होता है, इक्वल तब होता है जब आप x क्या लेते हो, इंटीजर्स लेते हो। यानी x इक्वल्स टू 2 जब लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल लेस देन 2 करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 2 यहाँ पर, और ये बराबर 2 मिल जाएगा। लेस तो होगा नहीं तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जब आप इंटीजर्स पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू x ही हो जाएगा। लेकिन जब आप अगर नहीं पुट करते हो तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझे कि देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है ये वैल्यू x के बराबर है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर पुट करेंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। आप इस तरह से लिख लो, इक्वल्स टू x, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटीजर पुट नहीं करते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, लेस देन x होगा इफ x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। जब आप इंटीजर नहीं पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x से कम हो जाएगा। और ये बात आपको रटने की जरूरत नहीं है, कोई ये जस्ट देखो, लेकिन आप क्या करना, नंबर पुट करके खुद ही चेक कर लेना जब भी कोई जरूरत पड़े क्वेश्चंस में। इसको कोई याद मत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहला ये 2 प्रॉपर्टीज को देख सकते हो और दोनों प्रॉपर्टीज में कुछ खास नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, अब इसमें 1000 बार भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, ये एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान है। जैसे अगर आप मान लो आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आप सोचो एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। जब एक बार इंटीजर बना दिया तो बार बार लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटीजर 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 ही देता रहेगा। तो आप 1000 बार लगाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर या एक बार लगाओ, एक ही बात है। यानी इसको आप बोल सकते हो एक ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ 2.4 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि ये भी अगर 2 दे दिया अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर
तो बाहर वाला क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएगा, 2 2 ही रहेगा, तो आंसर 2 ही हो जाएगा। इसीलिए आपको अगर कभी किसी क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम्स लगा दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उस सबको रिप्लेस करके एक में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आंसर्स को लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। तो थर्ड वाला प्रॉपर्टीज जो है काफी आसान है, अब इसको सिंपली आप ध्यान रख सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज के लिए। तो देखिए फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n है, तो अब यहां पर ध्यान रखना है अगर n इंटीजर्स है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n अगर इंटीजर्स है तो आप इस n को बाहर कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n लिख सकते हो, यानी ये n क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मान लो आपको किसी ने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 4 का कोई इंपैक्ट नहीं है, ये 4 को आप बाहर कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4, ठीक है, आप लिख सकते हो आसानी से। इसको चेक करने के लिए बहुत आसान है, जैसे मान लो इसको हम लोग वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्या 4 बाहर करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपने सपोज x के वैल्यू लेट अस अज्यूम 2.6 पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, 2.6 पुट करते हैं। देखो दोनों सिचुएशन में सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत सिंपल है, जब आप 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2.6 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2.6 प्लस 4, और वैल्यू क्या मिलेगा आपको 6.6, ठीक है, 6.6 यानी आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, ये इंटीग्रल वैल्यू आपका 6 है तो 6 मिल गया। अब इसका आरएचएस में पुट करके देखो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 है, ये तो हो गया आपका एलएचएस वाला साइड। अगर इसका आरएचएस वाला साइड में पुट करोगे, आरएचएस वाला साइड में, तो आरएचएस वाला साइड क्या है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4, ना पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.6 प्लस 4, ठीक है, 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना होगा 2 होगा, और 2 प्लस 4 वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 2 प्लस 4 वैल्यू मिलेगा आपको 6। अब देखो क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसीलिए क्या होता है ना, कभी फंक्शन में जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, अभी तो आपको लगेगा कोई बात नहीं सिंपल है हम तो कर लेंगे, लेकिन जब फंक्शन में क्या होता है ना कि कभी कभी कोई फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं आप, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज लगाना पड़ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसको आप बाहर कर सकते हो, तो क्या होगा थोड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, मतलब बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज हमको यूज करने चाहिए, ठीक है, तो आपको बेटर समझ में आएगा, नहीं तो क्या होता है क्वेश्चंस में आप थोड़े से ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई इंटीजर्स रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप उसको सेपरेट कर दो। तो ये जो है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड में आपको बोले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर कई मल्टीपल टाइम्स लगाया जाए या एक बार लगाया जाए, एक ही बात है। दूसरा क्या बताया आपको कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n है और n इंटीजर्स है तो आप इस इंटीजर्स को क्या कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आप ध्यान रख लो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ठीक है, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज जो है काफी मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली इनइक्वालिटी जब सॉल्व करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का, मतलब जब आपको डोमेन वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, डोमेन वगैरह सॉल्व करना होता है, तो वहां पर काफी हेल्प करेगा। जैसे अगर कभी भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स ऐसा आ गया और आपको बोला गया इक्वल ग्रेटर देन मान लो आई है, ठीक है, आई मतलब इंटीजर्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन आई लिखा हुआ है, तो अगर ग्रेटर इक्वल एंड ग्रेटर का साइन है, मतलब ग्रेटर का साइन है इक्वल ग्रेटर का, तो आप क्या कर सकते हो, इसको सीधे सीधे बाहर कर सकते हो, ठीक है, आई लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ग्रेटर लगा हुआ है तो एज इट इज रह जाएगा, यानी इसके एग्जांपल के लिए समझो, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, लेट अस अज्यूम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल ग्रेटर देन 9, ऐसा लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल देन 9, इक्वल ग्रेटर देन 9, आपसे बोला गया बताओ एक्स का वैल्यू होगा कितना, तो आप सिंपली क्या करोगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर का हटा देना, एक्स स्क्वायर इक्वल ग्रेटर देन 9 हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका इक्वल ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। अब इसको ऑपरेट कर लो, अब इसको सॉल्व करना जानती हो, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, मॉड एक्स इक्वल ग्रेटर देन 3, रूट 9 की वैल्यू 3 होता है, मॉड एक्स जब ग्रेटर देन ए होता है तो आप पढ़े होंगे कि x क्या हो जाएगा इक्वल ग्रेटर देन 3 एंड x इज इक्वल लेस देन -3, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 से ग्रेटर एंड -3 से लेस, ठीक है, और बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ध्यान रखना जब ग्रेटर लगा हुआ है तो आप एज इट इज बाहर कर सकते हो, लेकिन इसी में ध्यान रखना है कि अगर लेस हो गया, जैसे आपको दे दिया गया fx, ठीक है, और ये दे दिया आपको इक्वल लेस देन i, तब क्या होगा, अगर आपको ऐसा दे दिया तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे यहाँ पर जब बाहर करोगे fx को, तो आप यहाँ पर क्या करना, i प्लस 1 कर लेना, एक 1 ऐड कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया गया एग्जांपल के लिए
कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दे दिया गया आपको सपोज इक्वल एंड लेस देन 3 लिखा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला गया बताओ एक्स के वैल्यू क्या होगा, इवेलुएट करो। तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या करना, एक्स स्क्वायर बाहर करना और इसमें 1 ऐड कर देना, 3 + 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका इक्वल लेस देन 4। जब स्क्वायर हटाएंगे आप तो लगेगा मॉड एक्स इक्वल एंड लेस देन 2, ठीक है। √4 का वैल्यू 2 हो जाता है एंड आप पढ़े होगे मॉड एक्स जब लेस देन ए हो तो एक्स का वैल्यू जो लाई करेगा वो लाई करेगा -2 से 2 के बीच में, इसके बीच में लाई करेगा -2 से 2 के बीच में, ये आंसर हो गया। तो बहुत इफेक्टिव है ये, आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे हम आपको जेई वाले क्वेश्चंस जो डोमेन के लिए पूछ रखा है तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज काफी हेल्प करता है। तो क्या ध्यान रखोगे, ग्रेटर रहेगा तो नो साइन चेंज, मतलब नो वैल्यू एडेड करना, आपको कोई वैल्यू को ऐड नहीं करना है, साइन चेंज तो नहीं करना है, साइन चेंज किसी में नहीं करना है बेसिकली। ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू को ऐड नहीं करना आपको। जब आपका लेस रहेगा तब 1 ऐड कर देना, और यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत इजी होता है ये भी सॉल्व करना, काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। और दोनों को ध्यान रखना, क्योंकि इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए, स्पेशली डोमेन वाले क्वेश्चन, उसमें काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो आप ये 5th नंबर प्रॉपर्टीज को ध्यान रख सकते हो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 6th नंबर प्रॉपर्टीज पर। तो देखिए जो 6th नंबर प्रॉपर्टीज है आपका, 6th नंबर प्रॉपर्टीज में क्या है कि इनइक्वालिटी के लिए एक और प्रॉपर्टीज होता है। इनइक्वालिटी के लिए प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मान लो x + y लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको अगर ब्रेक करते हो इनइक्वालिटी के लिए तो ये इक्वल होता है, इक्वल ग्रेटर देन, आप इसको लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y इक्वल एंड ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ठीक है। तो यानी अगर आप इस तरह से रखते हो तो वैल्यू को अगर आप दोनों को सेपरेट करते हो तो ध्यान रखना इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा इन जनरल, आपको क्या करना पड़ेगा इनइक्वालिटी लगाना पड़ेगा। तो यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y इक्वल ग्रेटर देन कितना हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड करेगा मतलब जब इंटीजर्स है, जैसे आपका मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 3 कितना होगा 5 ही देगा, और यहाँ पर भी 2 पुट करो, यहाँ पर 3 पुट करो, ये भी 2 देगा और ये 3 देगा 5 देगा, तो आपका इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर इंटीजर्स नहीं है तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, तो उस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लिखते हैं सपोज x का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 3.6, ठीक है, और y का वैल्यू लेते हैं सपोज 4.8, यहाँ पर लिख ले हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इसको पुट करते हैं इसमें LHS में, तो जब आप LHS में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3.6 + 4.8, ठीक है, 3.6 + 4.8। अब यहाँ पर देखिए इक्वल ग्रेटर देन, क्या पुट करोगे आप यहाँ पर 3.6 और ये पुट करोगे आप 4.8, ठीक है। तो देखिए 3.6 + 4.8 को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपको 8 6 14, और ये हो जाएगा आपका 8.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे इसको सॉल्व करोगे 3.6 का वैल्यू क्या देगा आपको ये 3 देगा, 4.8 का वैल्यू क्या देगा ये 4 देगा। नाउ 8.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना मिलेगा आपको 8, यहाँ पर ये क्या मिलेगा आपको 7। अब देखो 8 क्या हो गया ग्रेटर देन 7 हो गया, इक्वलिटी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, बेसिकली क्या हुआ ग्रेटर हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या साइन लगाएंगे ग्रेटर का साइन लगाएंगे। तो आपको पहले ही बोले कि कभी भी आपको इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी प्रॉपर्टीज में आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो आप क्या करो वैल्यू को पुट करो, आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टीज सही लिखे हैं आप या गलत लिखे हैं। ज्यादा क्या होगा आप यहाँ पे ग्रेटर की जगह लेस आप सोचेंगे, मान लो आपको लगेगा कि कहीं लेस तो नहीं है साइन, तो आप चेक कर लो एक वैल्यू को रख करके आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर समझिए कि इक्वलिटी होल्ड कब करेगा, तो आप इंटीजर को रख दो, मान लो इंटीजर रख दो, आपने x के वैल्यू 2 रख दिया, y की वैल्यू आपने 3 रख दिया, x वैल्यू 2 रखो एंड y की वैल्यू 3 रख दो, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर x वैल्यू 2 रखोगे y की वैल्यू 3 रखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए x वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 2 + 3, और यहाँ से अगर आप इक्वलिटी होल्ड कराने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये मिलेगा आपको 2 और ये हो गया +3। अब यहाँ से देखोगे तो वैल्यू क्या मिला आपको 2 + 3 कितना होता है 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 का वैल्यू 5 ही होगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 + 3 ये भी कितना हो गया 5, तो देखो 5 बराबर क्या हो गया 5, यानी यहाँ पर क्या समझा इक्वालिटी होल्ड करेगा जब x और y क्या हो इंटीजर्स हो, मतलब x y अगर आपका इंटीजर्स है x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वालिटी होगा, इक्वालिटी होल्ड करेगा, इक्वालिटी आ जाएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर्स नहीं है नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर का साइन रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर का साइन रहेगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y होगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो, और आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली कभी कंफ्यूजन हो आप वैल्यू पुट कर देना, लेकिन प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान रखना। फिर एक प्रॉपर्टी देखिए
ये हो गया आपका 6 नंबर। नाउ 7 नंबर प्रॉपर्टीज पर चलते हैं हम लोग। तो देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टीज जो है ये यहाँ पर समझिए। 7 नंबर प्रॉपर्टीज में आ जाता है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मान लो अगर आपसे बोला जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा ये आपको बता ही चुके हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको और थोड़ा ऑपरेट करते हैं हम लोग। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, यानी जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस आ जाता है तो आपने देखा है कि ये वैल्यू को एग्जैक्ट नहीं देता है। इंटीजर्स केस में तो एग्जैक्टली देता है, लेकिन जब नॉन इंटीजर होता है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। तो क्या करना चाहिए हम लोग को? तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पर हम लिखने से पहले आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, जब आप -4 पुट करते हो तो -4 देता है ये आपको, है ना, एग्जैक्टली दे देता है। मतलब जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव वैल्यू है और आपने यहाँ पे इंटीजर पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो पुट करेंगे वही मिलेगा आपको। तो इसीलिए आप अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो आप सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का जो वैल्यू है आप बोल सकते हो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। माइनस को बाहर कर सकते हो या आप x बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 को माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 तो लिख ही सकते हो, वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स में अगर x इंटीजर्स है इस माइनस को आप बाहर कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंटीजर्स नहीं है तब क्या होगा? अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए हम लोग को? तो बहुत सिंपल है, अभी आपको हम बताए थे कि अगर माइनस ऑफ 5.23 अगर पुट किया जाए तो आपको हम बोले थे कि -5.23 को जब आप ऑपरेट करोगे तो आप यहाँ पर -5 आंसर नहीं बोल सकते, है ना। क्या क्यों बताए थे? क्योंकि आपको वहां पर देखे थे हम कि आप फ्रैक्शनल पार्ट नेगेटिव हो जा रहा था, जिसके वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है। अब इसका वैल्यू क्या बोलते हो? -5 -1, यानी आंसर क्या बोलते हो? -6। अगर आप इस प्रॉपर्टीज को लगाओ तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या बोल सकते हो आप? बेसिकली प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप बोल सकते हो कि -5 मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ठीक है। यानी अगर हम इसको लिखे तो आप लिख सकते हो माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1। जैसे आप यहाँ पर समझिए कि ये जो प्रॉपर्टीज लिखे आपको, जब इंटीजर्स है तो आप सीधे माइनस को बाहर कर दो, लेकिन इंटीजर्स नहीं है तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में से माइनस हटाना आपको तो आप लिखेंगे माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, ठीक है। यानी माइनस बाहर तो कर सकते हो लेकिन -1 भी आपको करना पड़ेगा, कब? जब इंटीजर्स नहीं है। जैसे अब ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे आपने यहाँ पर देखा -5.23 जो आपको डायरेक्टली बताए थे -6 आया था। इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज के थ्रू कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो जैसे अगर आप यहाँ पर देखे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 मिलता है, ठीक है। कब मिलता है? जब इंटीजर्स नहीं है। तो वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर जैसे माइनस ऑफ 5.23 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिखो माइनस बाहर कर दिए तो ये हो गया 5.23 और ये हो गया -1, ठीक है। माइनस को बाहर कर दो। अब आप जैसा कि जानते हो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है और आप इसमें जानते हो कि 5 जो है ये पॉजिटिव में है तो 5 ही मिलेगा आपको, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर अंदर यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है तो 5 ही मिलेगा। और ये हो गया -1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? -6। तो देखो ये भी वही वैल्यू दिया, ये भी वही वैल्यू दिया। तो क्या इतना करना चाहिए? नहीं। अगर आपसे कोई वैल्यू पूछा जाए तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि मतलब कि कोई प्रॉपर्टी जैसा जरूरत पड़ जाए, कब कभी लगाना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में आपको ऐसे लिखना चाहिए। नहीं तो फिर आपको कोई इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। कहीं फंक्शन में जरूरत पड़ जाए तो आप ऐसा लिखना चाहिए। वैल्यू निकालने के लिए आप सीधे निकालना, कोई ज्यादा कुछ ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। आपको हम बता चुके हैं, इसको ध्यान रख सकते हो। फिर आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर प्रॉपर्टीज में। तो देखिए 8 नंबर जो प्रॉपर्टीज है, 8 नंबर प्रॉपर्टीज, वो आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू निकालना हम लोग को, तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, हम आपको कुछ भी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम्पल थ्रू समझ लो। सोचो अगर आप इंटीजर पुट करो, मान लो x का वैल्यू इंटीजर्स पुट करते हैं, जैसे आप x वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2, ऐसा लिखोगे आप। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा? 2 ही होगा। -2 का -2 ही होगा, तो आंसर क्या होगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। मतलब जब आप इंटीजर पुट करोगे तो वैल्यू 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। यानी आप कुछ भी कर लो, आपके आंसर्स क्या होंगे? जब आप इंटीजर्स पुट करेंगे आपका वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 0 देगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जब आप इंटीजर पुट करोगे ये वैल्यू क्या देगा आपको? 0 देगा। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हो। लेकिन अगर सोचो इंटीजर नहीं पुट किए तो फिर क्या देगा? x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर नहीं पुट किए तो क्या देगा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब x का वैल्यू मान लीजिए आपने 2.6 पुट कर दिया, पुट करके देख लो। तो देखो यहाँ पर करोगे 2.6 प्लस ऑफ -2.6,
ठीक है, इस तरह से आप पुट करोगे। ये हो गया 2.6 माइनस ऑफ 2.6। देखो 2.6 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, माइनस ऑफ 2.6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, जो आपको बताए थे हम। -2.6 में क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, -2 -1 यानी -3। तो 2 - 3 वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। यानी क्या समझे, जब आप इंटीग्रल्स नहीं पुट करोगे यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पुट करोगे तो ये आपको -1 देगा। जब आप इंटीग्रल वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू आपको 0 देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x दिया गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पर हो जाएगा -1 व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो अब यहाँ पर बहुत आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये देखिए 8 मेन प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम आपको एक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर देते हैं और आप लोग बताना कि इसका वैल्यू क्या होगा, ताकि हम नेक्स्ट जब लेक्चर होगा इसके तो उसमें आपको फिर बता देंगे, लेकिन आप लोग पहले इसको सॉल्व करके देखना है क्या होगा। जैसे आपसे पूछ दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x क्या होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, एंड व्हेन x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये इसके वैल्यू क्या मिलेंगे, आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे कि ये इसके वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता भी देंगे एग्जैक्टली कि इसके वैल्यू क्या होना चाहिए। ये कोई प्रॉपर्टीज की बात नहीं है, यहाँ पर आपको इतनी चीजें देखे हो, आप नंबर के थ्रू जाना, आपको पता चल जाएगा रिजल्ट कि क्या होना चाहिए इसका वैल्यू। आप इसको ऑपरेट करके देखना। तो देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप प्रॉपर्टीज को देखिए जरूर, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको इस तरह से जाना है कि मतलब समझ के, ये नहीं कि मतलब ब्लाइंडली रट लिया, वैसा नहीं करना है। और जब भी कोई कंफ्यूजन हो आप नंबर की तरफ जाना सबसे बेस्ट होता है, नंबर के थ्रू आप जाएंगे आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के इन चीज़ों को सॉल्व करना, और आसानी से इसको ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर हम आपको एक और बात समझाते हैं, वो है ग्राफ, क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो भी जानना जरूरी है। तो इसका ग्राफ हम आपको बताते हैं, इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए आपको। तो जब आप ग्राफ निकालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ, ठीक है, देखिए अगर आप ग्राफ की तरफ जाएंगे तो ग्राफ में क्या होगा ये समझना जरूरी है। तो देखिए ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली होगा क्या, इसका ग्राफ थोड़ा अलग टाइप से होता है, आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। अब आप ग्राफ में यहाँ पर हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। मान लीजिए अब 0 हो गया, ये आपका 1 है, 2 3 एंड दिस वन इज 4। इसी तरह से आप यहाँ पर ले लो, मान लो आपने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, ठीक है, आगे आप 4 ले सकते हो। देन यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी -1 -2 -3 एंड देन क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बहुत सिंपल है, अब बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बेसिकली क्या करना, क्या कि ऐसे समझिए 0 से 1, x को 0 से 1 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, जैसे y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब देखिए जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो 0 ही देगा, जैसे आपको हम चेक कर करके दिखा देते हैं। 0.6 करोगे तो क्या मिलेगा, 0। 0.8 पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आपको हम बताए थे कि अगर कोई वैल्यू, जैसे इस तरह से बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पर लिखा हुआ है, जब 0 से 1 में जाओगे तो वैल्यू किधर जाएगा, 0 की तरफ। जब आप 1 से 2 में जाओगे तो वैल्यू क्या जाएगा, 1 की तरफ, है ना। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या देगा, 0। कब तक देगा, जब आप 0.99 पुट करेंगे, लेकिन जैसे ही 1 पुट करोगे ये 1 दे देगा। मतलब 0 से 1 के बीच में ये चलेगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा, ठीक है। यानी y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर देना, तो ये आ गया आपका यहाँ पर ग्राफ, ठीक है। अब जैसे ही 1 पर जाओगे तो 1 पर ये 1 नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जैसे ही देखोगे तो ये ओपन बबल हो जाएगा, ये आपको 1 नहीं देने वाला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, बेसिकली फिर आप ऊपर जाएंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है। जैसे ही 1 पुट करोगे, 1 जैसे ही पुट करोगे 1 पर चला जाएगा, इसीलिए 1 के पास ओपन बबल, एंड यहाँ से ऑपरेट करो आप। अब 1 से 2 के बीच में देखोगे, जैसे 1.6 पुट किए तो 1 देगा आपको, 1.8 पुट करोगे 1 देगा आपको, इसीलिए 1 से 2 के बीच में आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। लेकिन फिर 2 के पास ये वैल्यू 2 नहीं देगा, क्या देगा, 2 से 3 के बीच में 2 के पास चला जाएगा। ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 2 से 3 के बीच में क्या चला जाएगा, 2 के पास, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे 2.6 पुट करो तो 2 आएगा, 2.8 पुट करो 2 आएगा, 2.9 पुट करो 2 आएगा। इसीलिए आप यहाँ पर जैसे ही 2 से 3 के बीच में जाएंगे 2 पर चला जाएगा, लेकिन 3 से 4 में जाओगे तो वैल्यू फिर कहाँ चला जाएगा, ये 3 के पास, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्राफ को देख सकते हो, ये लैडर टाइप से ग्राफ बनेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से -1 से 0 के बीच में भी देखना पड़ेगा आपको।
जब आप -1 से 0 के बीच में आते हो तो आपको हम बताए थे -1 से 0 के बीच में आओगे तो ये किधर जाएगा, -1 की तरफ। किधर जाएगा, -1 की तरफ। -1 है कहाँ, नीचे, यानी ये ग्राफ आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, -1 से 0 के बीच में देखोगे तो ये मिलेगा आपको। अब इसी तरह से -2 से, यानी -1 से -2 देखोगे तो -2 यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, -2 के पास चला जाएगा। ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो कहाँ चला जाएगा आपका, -2 से -3 के बीच में जाओगे, यानी थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -3। ठीक है, फिर -3 से -4 के बीच में जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -4। और ये ग्राफ आपका चलता जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये क्या आपका, ये एक स्टेप ब्रेक करता है, मतलब हर एक इंटीजर्स पे क्या होता है, ब्रेक होता है। इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, कहाँ पर, इंटीजर्स पर। यानी किसी भी इंटीजर, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ये फंक्शन जो होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, कहाँ पर, जहाँ जहाँ इंटीजर्स होगा। यानी जब आप इंटीजर, किसी भी इंटीजर्स पर इसका LHL RHL निकालोगे तो ये सेम नहीं होता है। इसी वजह से जब आप कंटिन्यूटी चेक करते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है फॉर एवरी इंटीजर्स वैल्यू। अब यहाँ पर इसका डोमेन रेंज आप याद रखिए। तो देखिए इसका डोमेन देखोगे तो डोमेन जो होगा, डोमेन अगर आप बनाओगे तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल। ऑल रियल लिखो या -∞ से +∞, क्योंकि इसमें वैल्यू को पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं नहीं आप ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो वैल्यू पुट करने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है, अब जब वैल्यू कुछ भी पुट करते हो, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर ही देता है। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहे फ्रैक्शनल पुट करो चाहे इंटीजर पुट करो, इसका मतलब इसका रेंज, क्योंकि रेंज क्या होता है, वाई वैल्यू, डोमेन क्या होता है, एक्स वैल्यू। ठीक है, ये पढ़े होगे। तो रेंज होगा उसका इंटीजर्स होगा, आप आई या जेड लिख सकते हो। रेंज क्या होता है इसका, इंटीजर्स होता है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, डोमेन रियल होता है, रेंज क्या हो जाता है, इंटीजर्स होता है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आप बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो। तो देखिए होता क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अगर आप इस तरह से ध्यान रखोगे जो आपको बताए हैं, तो आपके लिए बहुत आसान है क्वेश्चन को सॉल्व करना। मतलब आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगेगा, क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आप एक बार इसके थ्रू जाओ, है ना, नंबर के थ्रू खुद से ऑपरेट करो। जो जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को, है ना, हम आपको नंबर के थ्रू जैसे समझाए हैं, आप खुद करके देखो। क्योंकि जब आप इस टॉपिक में कंफर्टेबल हो जाएंगे, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कंफर्टेबल है, मतलब आप बहुत आसानी से इसको सोच पाते हैं, तो आपको कहीं पर भी कैलकुलस में दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आपको एक डर बना रहेगा कि हम कहीं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें और फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको डोमेन का पूछा जाए तो बहुत सिंपली बना सकते हैं आप, अगर उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं लगा है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो क्वेश्चन में क्या हो जाता है, थोड़े से ज़्यादा आपको अलग लेवल पर चला जाता है। लेकिन आप ठीक से जानते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप ठीक से नहीं जानते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। इनफैक्ट ये ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर में आपको फंक्शन में ही पूछ रहा है, या आपको लिमिट में पूछ देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूटी में पूछा जाता है, मतलब कई जगह ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इवन इंटीग्रेशन में भी जो आपको हम एक क्वेश्चन करके दिखाए थे, इंटीग्रेशन में भी पूछ रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऑपरेट करने के लिए। तो मल्टीपल जगह आ रहा है, मतलब ऐसे टॉपिक जो मल्टीपल जगह है उनको आपको अच्छे से समझना चाहिए। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, जो स्पेशल फंक्शन पढ़ते हो आप फंक्शंस के अंदर, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से समझिए। क्योंकि ये सब ऐसे फंक्शंस हैं जो कहीं भी यूज़ हो सकता है एंड क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को चेंज कर सकता है। अब होता क्या है कि आप सारा चीज़ जानते हो, मान लो आपको डोमेन भी निकालने आता है, बहुत अच्छे से आता है, सारा चीज़ पता है आपको, लेकिन एक टॉपिक की वजह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन अटक जाएगा या फिर आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपका टाइम भी वेस्ट होगा एंड आपके मार्क्स भी जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक को थोड़ा अच्छे से ऑपरेट करना है, अच्छे से समझना है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, और ये कोई बहुत हार्ड भी नहीं है, अगर आप ठीक से समझोगे तो देखोगे, हम आपको देखे होगे कोई भी प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्टली ना लिखे, हम आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिए, आप उसी तरह से करो, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एंड बेसिक बेसिक बात को ध्यान रखो, बाकी और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही ईजी है।